हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं राकेश कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द अल्केमिस्ट में। हमारे लिए आज ये क्लास जो है सो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट सॉल्ट्स। ठीक है, जो कि एसिड बेसिस चैप्टर का आपका लास्ट टॉपिक है। ठीक है, आज के वीडियो में हम काफ़ी खास बातें करने वाले हैं। आज हम लोग सॉल्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। क्लास 10th में हमें किन किन सॉल्ट्स के बारे में पढ़ना है और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, या उसके अलावा और हम क्या बातें करने वाले हैं। हम हाइड्रेटेड सॉल्ट्स की भी बातें करने वाले हैं कि हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या चीज़ है। ठीक है, तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं कृपया करके वो सब्सक्राइब आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारे चैनल से मिलती रहे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सॉल्ट्स की बातें करें तो क्लास 10th में हम लोग सॉल्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला चीज़ है कि हमें यह डिसाइड करना पड़ेगा कि सॉल्ट है क्या। हर सॉल्ट जो है सो हमारा टाटा नमक नहीं होता जिसे हम खा सकते हैं। तो उस कंडीशन में हमें डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला चीज़, हम सॉल्ट को डिफाइन क्या करेंगे। तो सॉल्ट को डिफाइन करने के लिए हम सिंपली यह डिफाइन करते हैं, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, राइट, एंड इट बेसिकली कॉन्टेन्स अ कटायन एंड एन अनायन। ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन नहीं होंगे। उसके अलावा अगर हमारे पास कोई कटायन या अनायन के मदद से अगर हमारा एक कंपाउंड बनता है, दैट कैन बी रिफर्ड एज अ सॉल्ट। ठीक है, तो इसमें हम आमतौर पे एक कॉमन ट्रेंड देखेंगे कि सभी में कोई ना कोई हमारा मेटालिक कटायन है। ठीक है, और एक हमारा नॉन मेटालिक अनायन का प्रेजेंस होगा। तो किन किन सॉल्ट्स के बारे में आपको क्लास 10th में पढ़ना है, पहले ये आप क्लियर कर लें। सबसे पहला जो आपको पढ़ना है दैट इज अबाउट कॉमन सॉल्ट, या इसे हम रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है वो किस बारे में पढ़ना है, वो आपको पढ़ना है बेकिंग सोडा के बारे में। ठीक, नेक्स्ट इज वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इतने सॉल्ट्स के बारे में आपको जानना है। ठीक है, और हम इन सारे सॉल्ट्स के बारे में इस वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि इन सॉल्ट्स के बारे में हमें क्या क्या जानने की जरूरत है क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो सबसे पहली चीज है कि हमें इन सॉल्ट का प्रिपरेशन पता होना चाहिए कि इन सॉल्ट को आखिर हम बनाएं कैसे, राइट। सेकेंड थिंग जो है सो जो हमें पता होना चाहिए वो है कि इनकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, यानी इनके कुछ जनरल हमारे कुछ स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस होंगे, हम उनकी बात करेंगे। उसके बाद थर्ड थिंग जो है सो इन सॉल्ट्स के बारे में इनकी यूजेस से रूबरू होना जरूरी है कि आखिर ये यूज कहाँ होते हैं, राइट। चलिए तो फिर शुरू करें। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉमन सॉल्ट या रॉक सॉल्ट की। बाकी सबको मैं अभी इरेज कर दे रहा हूं। तो कॉमन सॉल्ट और रॉक सॉल्ट की बात करें तो सबसे पहली चीज है कि इसका केमिकल फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड भी इसको बोलते हैं हम लोग, राइट। अब ये सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। अब ये सोडियम क्लोराइड की पहली चीज हम बात करेंगे कि इसका प्रिपरेशन कैसे करें, इसको बनाएं कैसे। तो लैबोरेटरी में बनाना तो इसके काफी इजी काम है, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी एसिड और बेस जब हमारा कंबाइन करता है, न्यूट्रलाइज करता है एक दूसरे को, तो हमारा सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा Na कटायन है और Cl अनायन है। तो उस कंडीशन में हम एक ऐसा बेस चूज करेंगे जिसमें Na प्रेजेंट हो, दैट इज NaOH, और एक ऐसा एसिड चूज करेंगे जिसमें हमारे पास Cl हो, दैट इज HCl। तो अगर दोनों को हम कंबाइन करें तो हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमने देखा था कि OH और H मिलकर हमारा क्या बना देगा, H2O बनाकर बाहर निकल जाएगा। बच क्या गया हमारे पास, NaCl। यानी लैबोरेटरी में कॉमन सॉल्ट बनाना हमारे लिए काफ़ी इजी है। सिंपली हमें NaOH और HCl को उनके डेफिनेट रेशियो में
कंबाइन कर देना है, देन हमें अपना NaCl मिल जाएगा, राइट। लेकिन कॉमर्शियल मेथड पे, कॉमर्शियली इट इज प्रिपेयर्ड बाय सी वाटर। अब सबको पता है कि सी वाटर कैसा होता है, सलाइन होता है, उसमें काफी सारे सॉल्ट्स डिसॉल्व होते हैं, राइट। तो सी वाटर को अगर हम इवेपोरेट कर दें तो उस कारण से भी हमें सॉल्ट का एक मिक्सचर मिल सकता है, जिसमें फिर सेपरेशन टेक्निक्स का यूज करके हम लोग NaCl ऑब्टेन कर सकते हैं। तो सी वाटर के हमारे अर्थ पे कोई कमी नहीं है, तो उस कंडीशन में कॉमर्शियल स्केल पे लार्ज स्केल प्रोडक्शन किया जा सकता है NaCl का, ठीक है, जो कि हमें खाने के यूज में आता है। तो ये तो बात हो गई कि हमारा NaCl को हम प्रिपेयर कैसे करेंगे। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि NaCl की कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज की बात करें, ठीक है, कि NaCl के अंदर कैसे रिएक्शंस हो सकते हैं, तो अब सबसे पहली चीज आपको समझना है कि NaCl को हम एक और नाम से बुलाते हैं अगर इसका एक्वस सॉल्यूशन हमारे पास प्रेजेंट हो। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज बेसिकली नोन एज ब्राइन सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl यानी NaCl प्लस H2O जो है, ये हमारा जो मिक्सचर है या सॉल्यूशन है, इसको हम एक और नाम से बुलाते हैं, इसको हम बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। चलिए, तो इसी से जुड़ा हमारा अगला केमिकल रिएक्शन है कि अगर हम ब्राइन सॉल्यूशन का अगर इलेक्ट्रोलाइसिस कराएं, अगर हम ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस कराएं तो उस कंडीशन पे जो है सो हम अगेन सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसके बाई प्रोडक्ट में हमें हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस भी मिल जाएंगे। तो देख लीजिए किस तरीके से होगा ये रिएक्शन। अगर हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करें तो उस कंडीशन में हमें NaOH, H2 और Cl2 मिल जाता है। बैलेंस कर ले इस केमिकल रिएक्शन को। चलिए, ये बैलेंस हो गया, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो है सो हमें NaOH, H2 और Cl2 मिल जा रहा है, राइट। अब यहां देखिए कि इस रिएक्शन से हमें एक एल्कली मिल रहा है और क्लोरीन गैस भी मिल रहा है, राइट। तो उस कंडीशन में हम जो है सो इस रिएक्शन को एक स्पेशल नाम भी देते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन इज आल्सो नोन एज क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरीन हमें मिल रहा है। एल्कली क्यों? क्योंकि हमें इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस रिएक्शन को क्लोर एल्कली प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आपके सामने अगर कोई क्वेश्चन पुट अप करे कि व्हाट डू यू मीन बाय क्लोर एल्कली प्रोसेस, देन यू विल सिंपली राइट दैट द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन ऑफ NaCl which may produce sodium hydroxide and chlorine gas can be referred as chloralkali process. It also produces hydrogen gas with it, right? तो यहां तक समझने में किसी को कोई परेशानी? आगे बढ़े। अब इसके मैकेनिज्म को हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन बना क्यों। ठीक है, NaCl से अगर हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया, यानी कि उसमें एक कैथोड एक एनोड डाल दिया, और उसके बाद जो है सो अगर हम प्रोडक्ट की तरफ ध्यान देते हैं तो NaOH, H2 और Cl2 ये बना क्यों। तो सबसे इसका मैकेनिज्म हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां देखिए कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास ये वाटर है, इसमें हमारे पास NaCl डिसॉल्व था, ठीक है। हमने क्या किया, इसमें दो एंड क्रिएट कर दिए। एक को हमने कनेक्ट कर दिया मान लीजिए निगेटिव एंड से, दूसरे को कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव एंड से, यानी इसे हमने बना दिया कैथोड। निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड इज नोन एज कैथोड एंड पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड इज नोन एज एनोड। चलिए, अगर इसमें NaCl हमने मिक्स किया है तो कितने तरीके के आयन होंगे इस सॉल्यूशन में? 4। कौन कौन से? एक तो अपने पास है Na+,
दूसरा है Cl माइनस, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी हमारा आयनिक कंपाउंड है अगर उसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो उनके आयंस के बीच का सेपरेशन बढ़ जाता है, यानी कि इनके आयंस NH प्लस और Cl माइनस के बीच का सेपरेशन बढ़ जाएगा, राइट। उसके अलावा H2O को भी हम जानते हैं कि H प्लस और OH माइनस, ये दो टाइप के आयन हमें मिल जाते हैं, ठीक है, H2O में। अब हम by observing the reactivity series we can say that sodium is more reactive than hydrogen, right? So that means it has more oxidizing potential than hydrogen, यानी कि वो ज्यादा जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, ज्यादा जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसका अगर हम अपोजिट अगर हम एस्पेक्ट देखें तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन ज्यादा जल्दी रिड्यूस करेगा इन कंपैरिजन टू सोडियम। तो यहां पे देखिए रिएक्शन क्या होता है कि हाइड्रोजन जो है सो वो इलेक्ट्रॉन लेकर अपने आप को रिड्यूस कर लेता है सिंपल नेसेंट हाइड्रोजन में, और दो हाइड्रोजन आयन रहे तो ये H2 गैस बना देता है, ठीक है। तो यानी कि ये जो H प्लस आयन है वो हमारा कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होगा और यहां से इलेक्ट्रॉन गेन करके और H2 गैस बनाकर कैथोड के ऊपर रिलीज हो जाएगा। वहीं अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन हमारा एनोड की तरफ अट्रैक्टेड होगा और यहाँ पे ये Cl2 बनाकर रिलीज हो जाएगा। अब हमारे पास सॉल्यूशन में हमारे पास कौन कौन से आयन बच गए, Na प्लस और OH माइनस, ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे हमारा NaOH, राइट। और H2 हमें कैथोड पे मिल गया और Cl2 हमें एनोड पे मिल गया। कोई दिक्कत इसको समझने में? अगर कोई प्रॉब्लम है तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए फिर आगे बढ़े। तो ये तो बात होगी कि कुछ कॉमन रिएक्शन की बात कर ली हमने कि NaCl हमारा किस तरीके का रिएक्शन दिखाता है। इसके यूजेस की बात करें अगर हम लोग तो इसके यूजेस में सबसे कॉमन यूज तो आ जाएगा कि इट इज यूज्ड एज अ फूड मटेरियल, राइट। हमारा खाना बिना नमक का पूरा नहीं होता। उसके अलावा ये हमें न्यूट्रिएंट भी सप्लाई करता है, ठीक है। तो इस कारण से जो है सो हमारे फूड में हमारे बॉडी के लिए ये काफी जरूरी है NaCl का अमाउंट। सेकेंड जो इसका यूज हो गया वो हमें अभी अभी हमने देखा, इट कैन बी यूज टू फॉर्म या इट कैन बी यूज टू प्रिपेयर सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaCl का यूज हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन या क्लोरीन गैस के लिए भी कर सकते हैं। थर्ड जो यूज है वो है हमारे सामने कि इसका यूज हम कई और केमिकल कंपाउंड जैसे कि अभी हम लोग जब बेकिंग सोडा का जब प्रिपरेशन करेंगे तो उसके प्रिपरेशन में भी NaCl का यूज किया जा सकता है। क्लियर है? तीन यूजेस की बात की हमने। इट कैन बी यूज एज अ फूड मटेरियल, सेकेंड थिंग इट कैन बी यूज टू प्रिपेयर सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस, ठीक है। एंड थर्ड इट कैन बी यूज इन प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा, ठीक है। तो हमने तीन एस्पेक्ट की बात की। सबसे पहला हमारा प्रिपरेशन था, सेकंड था हमारा इसकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टी एंड थर्ड थी हमारे पास यूजेस, राइट। ये तीनों चीजें अगर आपको याद रहेंगी तो आपको कभी भी एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए ये तो बात हो गई हमारे पास कॉमन सॉल्ट की। अब हम बात करेंगे बेकिंग सोडा की। बेकिंग सोडा, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? इसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसके प्रिपरेशन की। तो इसका जो प्रिपरेशन है वो एक स्पेशल नाम से जाना जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वे प्रोसेस। क्या बोलते हैं? सॉल्वे प्रोसेस, प्रिपरेशन बाय सॉल्वे प्रोसेस। इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि ये एक हमारा सिंगल स्टेप केमिकल रिएक्शन के थ्रू नहीं होता है, बल्कि 3 मल्टीपल स्टेप्स में हम इसका केमिकल रिएक्शन करेंगे, ठीक है। देख लीजिए किस तरीके से। सबसे पहले हम जो है सो हम लेते हैं अमोनिया NH3, ठीक है। इसके साथ हम कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन कराते हैं। तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन अमोनिया के साथ कराएं तो क्या कंपाउंड बनेगा? अमोनियम कार्बोनेट, ठीक है।
तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं कि अमोनिया का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा के हम अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कराते हैं। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट है हमारे पास कि इस अमोनियम कार्बोनेट को हम रिएक्ट कराते हैं NaCl का। जैसे मैंने बोला कि कॉमन सॉल्ट का यूज आएगा, ठीक है। तो NaCl और अमोनियम कार्बोनेट का अगर रिएक्शन कराएंगे तो कौन सा रिएक्शन कैरी आउट होना चाहिए? एक हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहां पे भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, और ये डबल डिस्प्लेसमेंट अगर रिएक्शन होगा तो उस कंडीशन में हमारे पास अमोनियम क्लोराइड बनेगा जो कि एक प्रेसिपिटेट है, ठीक है, और हमारा सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। अब देखिए कि हमें यहाँ पे क्या मिल गया है, सोडियम कार्बोनेट मिल गया, राइट। अब हम जानते हैं कि किसी भी मेटल कार्बोनेट से अगर एक्सेस ऑफ उसके एक्वस सॉल्यूशन में अगर एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम पासिंग करवाएं तो उस कंडीशन में उसका हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो सकता है, जो कि यहाँ पे होगा कि हमने क्या किया कि Na2CO3 प्लस अगेन CO2 और H2O का हमारा प्रेजेंस है एक्वा सॉल्यूशन में रह रहा है, तो उस कंडीशन में हमें अपना बेकिंग सोडा मिल जाएगा। तो ये 3 स्टेप हमारा प्रिपरेशन मेथड है, इसको याद रखिएगा। इट इज ऑल्सो नोन एज सॉल्वे प्रोसेस। इसमें हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा के अमोनियम कार्बोनेट बना रहे हैं। अमोनियम कार्बोनेट का डिस्प्लेसमेंट करवा रहे, डबल डिस्प्लेसमेंट करवा रहे हैं हम सोडियम क्लोराइड के साथ, ताकि हमें सोडियम कार्बोनेट मिल जाए, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम कार्बोनेट। और इस सोडियम कार्बोनेट के एक्वस सॉल्यूशन का रिएक्शन हम करा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर है? ये हो गया हमारा बेकिंग सोडा का प्रिपरेशन मेथड। चलिए आगे बढ़े। अब इसके कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहला कॉमन प्रॉपर्टी तो अगर हम बात करें कि हमारा मेटल कार्बोनेट जब भी हमारा रिएक्ट करता है किसी एसिड के साथ तो वो क्या रिलीज करेगा, हमारा एक सॉल्ट रिलीज करता है, और उसके अलावा वह जो है सो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज करता है, जो कि फायर एक्सटिंग्विशर में यूज किया जाता है। तो वो यूजेस में हम लोग बात करेंगे आगे। सबसे पहली चीज कि बेकिंग सोडा इसका नाम ही है, तो इसका मतलब कि बेकिंग पर्पस में यह कहीं ना कहीं काम आता होगा। तो बेकिंग पर्पस में यह किस तरीके से काम करता है इसको देख लीजिए। जैसे जब हम इसको हीट करेंगे तो बेकिंग के दौरान ये हीट तो होगा ही, जब हम इसको हीट करेंगे तो ये हमारा 3 कंपोनेंट में ब्रेक हो जाएगा, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसका बेकिंग में क्या यूज, तो जैसे जब भी हम ब्रेड बनाएं या फिर हमारा केक का जब फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाला जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम उसको हीट करते हैं वो होगा क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जब इवेपोरेट या हमारा बाहर एटमॉस्फेयर में जाने की कोशिश करेगा तो उस दौरान ये छोटे छोटे एयर पैकेट्स बना देगा और उसको फ्लफी बना देगा, राइट। तो इस कारण से हमें किसी भी फूड आइटम को अगर फ्लफी बनाना है तो उसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा का यूज किया जा सकता है। वैसे मैंने यहाँ पे 2 अलग अलग टर्म का यूज किया, बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए कि ये हमारा बेकिंग सोडा है, राइट, लेकिन यह एक प्रोडक्ट और बनाना है, यानी कि हमारा फूड आइटम्स जो भी हमारा यूज करेंगे हम बेकिंग सोडा को बेसिकली, तो हमारा उसमें थोड़ा सोडियम कार्बोनेट हमारा रह ही जा रहा है। तो अब ये देखिए कि ये सोडियम कार्बोनेट क्या कर सकता है कि ये हमारे फूड को बिटर बना सकता है। क्यों? क्योंकि सोडियम कार्बोनेट का टेस्ट ही बिटर होता है, राइट। हमारा केक तो फ्लफी हो जाएगा बट वह जो है, या हमारा फूड आइटम फ्लफी हो जाएगा, बट हमारा जो सोडियम कार्बोनेट है उसका टेस्ट को कैसा बना देगा, एक बिटर टेस्ट में कन्वर्ट कर देगा। क्यों बिटर टेस्ट होता है इसका? क्योंकि सिंपल सी बात है ना कि ये हमारा एक बेसिक सॉल्ट है, तो बेस का थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, और बेसिक सॉल्ट बेसिस का टेस्ट हमारा बिटर होता है, तो उस कारण से सोडियम कार्बोनेट का टेस्ट बिटर होता है, राइट। और बिटर होने के कारण जो है सो ये हमारे फूड आइटम का टेस्ट को
रुइन कर सकता है। तो इसको फिर ट्रीट कैसे किया जाए? तो हम क्या करते हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम अकेले नहीं यूज करते हैं, हम इसके साथ और क्या मिक्स कर देते हैं, हम इसके साथ डालते हैं टार्टरिक एसिड। ठीक है, अब ये टार्टरिक एसिड का जब यूज करते हैं तो उस कंडीशन में हमारा यह सोडियम कार्बोनेट ना बना के सोडियम टार्टरेट बनाता है। एक हमारा कंपाउंड है दैट इज नोन एज सोडियम टार्टरेट। और इसका टेस्ट हमारा बिटर नहीं होता है, इस कारण से हमारे फूड आइटम्स का टेस्ट भी बिटर नहीं पड़ता है। तो इस कारण से हम कुकिंग पर्पस के लिए सिंपली बेकिंग सोडा का यूज नहीं करते हैं, बल्कि इन दोनों का मिक्सचर का यूज करते हैं, और दीज बोथ आर टुगेदर नोन एज बेकिंग पाउडर। These both are together known as baking powder। यहाँ पे भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज हो ही रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है यानी कि फूड को हमारा फ्लफी है, वहां उसको स्पेस गेन करने में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेकेंड थिंग, पहले जो प्रॉब्लम आ रहा था कि हमारा फूड बिटर हो जा रहा था, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सोडियम टार्टरेट, राइट। तो यानी कि हम यहाँ पे इसका यूज करेंगे बेकिंग पाउडर का। अब इसके यूजेस की हम लोग बात करें बेकिंग सोडा के, तो यूजेस क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला तो यूज है ये हमारा एक फूड इंग्रेडिएंट की तरह यूज होगा। इट इज यूज्ड एज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर। सेकेंड थिंग, इट कैन बी यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, राइट। इट इज बेसिकली यूज्ड इन अ टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर दैट इज नोन एज सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। इसमें सिंपली हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो बेकिंग सोडा है इसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं हम H2SO4 से, ठीक है। सोडा भी है, एसिड भी है। अब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट व्हेन कंबाइंड विद एसिड व्हाट विल दे गिव? हमारा एक सॉल्ट सोडियम सल्फेट और H2O, और साथ में क्या रिलीज करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा कि इसको हम फायर पे एम करेंगे तो उस कंडीशन में हमारा फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगा, राइट। तो बेसिकली हमारा सोडा एसिड जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसमें भी बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? चलिए तो अपने अगले सॉल्ट की तरफ बढ़े। इसमें हमने पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ा? सॉल्वे प्रोसेस के थ्रू इसका प्रिपरेशन पढ़ा, कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज कि इसको हीट करेंगे तो क्या हमारा मिलेगा, इसको बेकिंग पर्पस के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, और फिर इसके यूजेस की बात करें तो यूजेस में हमने क्या क्या जाना कि हम इसको यूज कर सकते हैं एज अ फूड इंग्रेडिएंट एज वेल एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे वॉशिंग सोडा का। वॉशिंग सोडा, ठीक है। इसका केमिकल नेम क्या कहते हैं हम लोग इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट क्यों? क्योंकि 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O भी इसके पास प्रेजेंट है। अब ये 10 मॉलिक्यूल H2O कैसे प्रेजेंट है? तो आपने देखा क्या होगा कि सॉल्ट्स को अगर आप ड्राई रखो तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर सॉल्ट को वहीं पर अगर आप ओपन में रख दो तो उस कंडीशन में वो थोड़ा बहुत मॉइस्चर गेन कर लेता है, राइट। या फिर उसी तरीके से अगर शुगर को अगर आप ओपन में रख दो तो वो थोड़ा बहुत मॉइस्चर गेन कर लेता है। तो बेसिकली वो जो मॉइस्चर है, ठीक है, वो क्या होते हैं? वो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कि कुछ अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो कि हमारा उस सॉल्ट या शुगर के द्वारा जो है सो हमारा अब्सॉर्ब कर लिया जाता है, राइट। तो ये 10H2O वही हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो अब सिंपली है कि अगर हमारा वॉशिंग सोडा को अगर अपनी प्रॉपर्टीज दिखानी है तो उसको मॉइस्चरेटेड होना जरूरी है, यानी कि उसके पास वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स का प्रेजेंस होना मस्ट है। क्लियर है? चलिए तो सबसे पहली चीज इसका प्रिपरेशन की बात करें तो इसका प्रिपरेशन काफी इजी है। क्या करना है अपने को? सोडियम कार्बोनेट जो कि हमें सॉल्वे प्रोसेस के दौरान भी मिला था, हमें इसे डायरेक्ट 10H2O के साथ
कंबाइन करा देना है, यानी कि इसको पानी में भिगो देना है। क्या होगा, ये बन जाएगा हमारा वॉशिंग सोडा। इसका प्रिपरेशन काफी इजी है। क्लियर है? ये हमारा वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन इस तरीके से होगा। ठीक है, कॉमन प्रॉपर्टीज की बात करें तो वॉशिंग सोडा जो है सो हमारा सिंपल सी प्रॉपर्टी है इसकी। इसका ठीक ऑपोजिट हमारा प्रॉपर्टी है कि ये जो हमारा वॉशिंग सोडा है, इसको अगर हम हीट करें तो ये क्या करेगा, ये हमारा अगेन ओरिजिनल फॉर्म में, यानी इसके जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स है वो क्या कर जाएंगे, इवेपोरेट कर जाएंगे। 10H2O मॉलिक्यूल्स क्या कर जाएंगे, इवेपोरेट कर जाएंगे, राइट। तो उस कंडीशन में ये जो हमें अनहाइड्रस फॉर्म ऑफ सोडियम कार्बोनेट मिल रहा है। अब अनहाइड्रस कहने का मतलब जो ड्राइड सॉल्ट है जिसमें हमने टोटल वाटर निकाल दिया, दैट सॉल्ट विल बी नोन एज अनहाइड्रस सॉल्ट। ठीक है, तो इसको जो है सो हम अनहाइड्रस सॉल्ट ऑफ वॉशिंग सोडा कैन बी रेफर्ड एज सोडा एस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सोडा एस। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारा वॉशिंग सोडा के प्रिपरेशन की। फिर हमने बात की वॉशिंग सोडा की कॉमन प्रॉपर्टीज की कि सोडा एस कैसे बनाए। अब हम बात करें कि इसका यूजेस कहाँ है। अब नाम से ही पता चल रहा है वॉशिंग सोडा, यानी कि हमारा वॉशिंग पाउडर जो बनता है उसमें इस वॉशिंग सोडा का यूज हम लोग करते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग पाउडर। क्लियर है? इसका एक ही यूज याद रखो, काफी है। ठीक है, उसके अलावा इसको यूज कर सकते हैं हम फर्दर हमारा बेकिंग सोडा के प्रिपरेशन के दौरान भी, कि हमने सोडा एस ले लिया, उससे एक्सेस उसका फिर हम एक्वा सॉल्यूशन से अगर एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास कराएं तो उस कंडीशन में भी हमारा बेकिंग सोडा बन सकता है, राइट। तो ये तो बात हो गई हमारा वॉशिंग सोडा की। इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत? प्रिपरेशन, कॉमन प्रॉपर्टी, यूजेस इन द फॉर्म ऑफ वॉशिंग पाउडर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ब्लीचिंग पाउडर का। केमिकली इट इज नोन एज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का नाम आप सबने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। ब्लीचिंग पाउडर का यूज जनरली हम लोग कहाँ करते हैं, जो हमारे टैंक्स होते हैं, ठीक है, वाटर टैंक्स जो होते हैं उसकी क्लीनिंग के दौरान हम लोग यूज कर सकते हैं। या फिर हम देखते हैं कि बारिश के मौसम में जो है सो हमारे सराउंडिंग्स में यह जो है सो हमारा स्प्रिंकल किया जाता है, ताकि यह जो मॉस्किटोज या जो इंसेक्ट्स या जो माइक्रोब्स है उनके हमारे ग्रोथ को रोक सके। तो ऐसा ये क्या करता है कि ये माइक्रोब्स के ग्रोथ को रोक सकता है, राइट। ये सोचने वाली चीज है। तो सिंपल सी बात है, पहले हम लोग इसके प्रिपरेशन की बात करेंगे। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, स्लेक लाइम लेते हैं। स्लेक लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इससे हम पास कराते हैं क्या, क्लोरीन गैस, हाई प्रेशर पर। ठीक है, क्लोरीन गैस अगर हम पास कराएंगे तो उस कंडीशन में ये हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बना देता है। और हमारा H2O निकल जाता है। क्लियर है? यहां अगर हम स्लेक लाइम से क्लोरीन गैस अगर पास कराएं तो हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का फॉर्मेशन किया जा सकता है। क्लियर है? ये तो बात हो गई हमारा कि ब्लीचिंग पाउडर को हम बनाएंगे कैसे, ठीक है। लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें कि इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे, इसके केमिकल स्ट्रक्चर भी एक बार देख लीजिए आप लोग किस तरीके से। लगता तो है कि CaO है, उसके साथ मतलब क्विक लाइम है, उसके साथ बस क्लोरीन गैस जुड़ गया, बट ऐसा केस नहीं है। इसका केमिकल स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है कि ऑक्सीजन जो है, एक ऑक्सीजन डायरेक्ट कैल्शियम से जुड़ा होता है, और ये ऑक्सीजन फर्दर और एक क्लोरीन को अपने साथ जोड़े रहता है, और दूसरा क्लोरीन जो है सो वो कैल्शियम के साथ सीधे आयनिक बॉन्ड से जुड़ा रहता है। क्लियर है? तो इस प्रकार से कुछ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का स्ट्रक्चर का हमारा फॉर्मेशन होता है। इसके हम अगर बात करें
कि यह हमारा डिकम्पोज किस तरीके से करता है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी डिकम्पोज करता है इस फॉर्म में कुछ CaO प्लस Cl2। अब देखिए कि इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन का हमारा ब्लीचिंग पाउडर के एक्शन से क्या रिलेशन है कि जब भी अगर हम ब्लीचिंग पाउडर को अगर वाटर के साथ डालते हैं तो ये डिकम्पोज करेगा, ठीक है, इस फॉर्म में डिकम्पोज करेगा। तो इस फॉर्म में डिकम्पोज करने के दौरान ये क्या क्या दे रहा है, ये हमें एक क्विक लाइम दे रहा है, राइट, और उसके अलावा और हमें क्या दे रहा है, क्लोरीन गैस। अब ये क्लोरीन गैस इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यह क्लोरीन गैस ही जो है सो यह हमारा एक डीकलराइजिंग एजेंट के तौर पे भी यूज किया जा सकता है। यह क्लोरीन गैस एज अ डिसइंफेक्टेंट भी काम करता है कि जो हमारा क्लोरीन होता है वह हमारे माइक्रोबियल्स के लिए या माइक्रोब्स के लिए हमारा एक अनफेवरेबल कंडीशन क्रिएट करता है जिसमें वह ज्यादा देर एग्जिस्ट नहीं कर पाते। इस कारण से जो है सो ये एज अ वेरी गुड डिसइंफेक्टेंट हमारा यूज होता है, राइट। इसी का एक और हमारा इसी फैमिली का एक और ब्रांच है, ठीक है, दैट इज नोन एज सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है, वो भी एक टाइप का ब्लीचिंग पाउडर ही है। और उसी का यूज आज के डेट में हम इस कोविड के टाइम में कोई किसी भी रूम या फिर हमारा ऑफिसेस को सैनिटाइज करने के लिए हम उसी केमिकल का यूज कर रहे हैं, क्योंकि दैट दोज रिलीजेस क्लोरीन गैस, और क्लोरीन गैस जो है सो वो हमारा माइक्रोब्स को, वायरस हो गए, बैक्टीरियाज हो गए, इनके लिए एक अनफेवरेबल कंडीशन तैयार करता है, और उस कारण से जो है सो हमें वो हमारा डिसइंफेक्ट हो जाता है और हमें एक क्लीन इन्वायरमेंट मिल पाता है। यही कारण है कि वाटर टैंक की सफाई के समय भी जो है सो ब्लीचिंग पाउडर का हम यूज करते हैं, ताकि वाटर टैंक्स के अंदर जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारा सस्टेन ना कर पाए। क्लियर है। उसके अलावा इसको एक बहुत अच्छा डीकलराइजिंग एजेंट भी कहा जाता है, यानी ये क्लोरीन गैस जो है सो किसी भी सरफेस के ऊपर हमारा अटैच होकर और उसको डीकलराइज भी कर सकता है। जैसे कि अगर हम सिंपल सी बात करें कि कपड़ों के ऊपर अगर आप ब्लीचिंग पाउडर डाल दो तो उस कंडीशन में उसका कलर डीकलराइज हो जाता है, राइट। कपड़े ही छोड़ो, अगर आप किसी के स्किन के ऊपर भी अगर आप डाल दोगे तो उस कंडीशन में वो स्किन वहां का उस पर्सन का डीकलराइज हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग सलून्स में हम देखते हैं कि हमारा ब्लीचिंग की जाती है, तो वो ब्लीचिंग किस प्रकार से की जाती है कि वहां ब्लीचिंग पाउडर का बहुत ही लेस अमाउंट रखा जाता है, क्योंकि ज्यादा अमाउंट अगर रखा जाएगा तो वो पूरी तरीके से आपको डीकलराइज कर सकता है। एंड सेकंड थिंग कि ये काफी बर्निंग सेंसेशन होता है, यानी कि आपको बहुत ज्यादा पेनफुल भी हो सकता है। तो इस कारण से काफी कम अमाउंट में हमारा ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है टू अपीयर योर स्किन क्लीन, ठीक है। आपके स्किन को काफी क्लीन बनाने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। तो यूजेस की भी हमने बात कर ली कि कहां यूज हो सकता है, एज अ डिसइंफेक्टिंग एजेंट, एज अ डीकलराइजिंग एजेंट, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं अपने लास्ट सॉल्ट की, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। नाम सुना होगा आप सबने। प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्या यूजेस हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज है कि हम इसके थ्रू अपने कई स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, जो हमारे आइडल्स होते हैं, ठीक है, जो हमारी मूर्तियां होती हैं उनका फॉर्मेशन भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस से कर सकते हैं। हमारे वॉल्स या फिर हमारा किसी टाइप का अगर हमारा एक कंस्ट्रक्शन अगर हम करें, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बिल्ड करें, तो उस कंडीशन में भी हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज पड़ता है। देख लीजिए यहां प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट .12। बहुत से लोगों के मन में अभी से क्वेश्चन आने लगा होगा कि सर ये आधा मॉलिक्यूल कैसा मॉलिक्यूल होता है, राइट। आधा मॉलिक्यूल कैसा मॉलिक्यूल होता है? आधा तो कोई चीज होता नहीं है, वो मॉलिक्यूल होगा तो एटलीस्ट कंप्लीट होगा। ऐसा तो नहीं ना है कि H2O है तो बीच में से काट दिया हमने, ठीक है। तो उस कंडीशन में पहली चीज कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं कि वो आधे मॉलिक्यूल का क्या चक्कर है, ठीक है। तो इसको प्रिपरेशन करते हैं हम एक और तरीके का सॉल्ट से, दैट इज नोन एज जिप्सम, ठीक है। ये काफी हार्ड रॉक होता है हमारा जिप्सम, ठीक है। इसके थ्रू हम लोग प्रिपरेशन करते हैं। कैसे इसको प्रिपेयर करेंगे? ये जो हमारा जिप्सम है इसको अगर हम हीट कर दें, जिप्सम को अगर हम हीट कर दें तो उस कंडीशन में ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस और
3/2H2O हमारा निकल जाता है। तो यह फ्रैक्शन में कैसे आया सर? सबसे बड़ी दिक्कत ये आ जाती है कि फ्रैक्शन में हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो एक्चुअल में यह हमारा फ्रैक्शन में नहीं होता है। एक्चुअल केमिकल रिएक्शन कुछ इस प्रकार होगा कि 2 कैल्शियम सल्फेट डॉट 4H2O result in 2 calcium sulfate dot H2O plus 3H2O। ठीक है, अब इसमें हो क्या रहा है ध्यान से देखिए कि अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पे हम यह कह सकते हैं कि यहां पे 2 कैल्शियम सल्फेट मॉलिक्यूल्स 4 H2O को अपने बीच शेयर कर सकते हैं, यानी कि 2 हमारे कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल जो है तो 4 H2O को अपने बीच शेयर कर सकते हैं इन केस ऑफ जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस के केस में 2 कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल एक ही वाटर मॉलिक्यूल को शेयर कर रहा है, यानी कुछ इस तरीके से इमेजिन कीजिए कि एक तरफ एक कैल्शियम सल्फेट, बीच में हमारा एक वाटर जो कि मॉइस्चर के रूप में इसके साथ कंबाइंड है मॉइस्चर के रूप में, ठीक है, और दूसरी तरफ एक और कैल्शियम सल्फेट। तो एक कैल्शियम सल्फेट के हिस्से में कितना पड़ा? आधा ही मॉलिक्यूल पड़ा ना, ठीक है। तो हम इस एक्चुअल रिएक्शन हमारा ये होता है कि जहां पे 2 हमारे मिलकर एक के साथ कंबाइन करते हैं, एक वाटर को अपने साथ कंटेन करते हैं, राइट। लेकिन हम कन्वीनियंस के लिए हम इसको एक कैल्शियम सल्फेट कितने मॉलिक्यूल्स के साथ रहेगा उसके लिए हमने कन्वीनियंस के लिए इसको सिंपली हाफ लिखा है। क्लियर है? आई होप कि अभी क्लियर हो गया होगा आप लोगों का डाउट ये हाफ क्यों लिखा है। तो ये तो बात हो गई हमारा प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है। ये किस फॉर्म में मिलता है? यह हमारा, अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, इसको हीट लार्ज अमाउंट में नहीं देना है, कंट्रोल्ड हीटिंग करनी है। कंट्रोल्ड हीटिंग क्यों? कंट्रोल्ड हीटिंग क्यों? क्योंकि अगर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट देंगे तो वो एक H2O जो मॉलिक्यूल बच रहा है 2 कैल्शियम सल्फेट के बीच, वह भी क्यों बचेगा? वह भी इवेपोरेट हो जाएगा। लेकिन कंट्रोल हीटिंग करना है ताकि हमारा कुछ अमाउंट ऑफ मॉइस्चर जरूर बचे, तभी वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की ट्रू प्रॉपर्टीज दिखा पाएगा। अगर हम कंप्लीटली उसको ड्राई कर दें तो वो सिंपल कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, वो एक ऐश के फॉर्म में बन जाएगा जो कि हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रॉपर्टीज दिखा नहीं पाएगा। क्लियर है? तो इसलिए हमें इसे कंट्रोल हीटिंग करनी है। अब यहाँ पे बात करें कि इसका यूज किधर है, तो ये जो हमारा कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O जो आप देख रहे हो प्लास्टर ऑफ पेरिस, मान लो कि हमने एक मोल्ड में डाला, ठीक है, एंड मोल्ड में डालने के बाद उसको शेप दे दिया, ठीक है, और शेप देने के बाद जो है सो उसमें अगर हम वाटर देते हैं, उसमें हम वाटर देंगे तो वो अगेन से जिप्सम बन जाएगा, अगेन से वो जिप्सम बन जाएगा। और ये जिप्सम कैसा होता है? ये जिप्सम का हार्डनेस काफी ज्यादा होता है, राइट। तो वो अगेन हार्ड जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वो हार्ड जिप्सम में कन्वर्ट हो जा रहा है तो इसका मतलब उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, राइट। तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से जब भी, जैसे इसका सबसे कॉमन यूज आपने देखा होगा कि जब भी आपका बोन फ्रैक्चर्स होते हैं तो एक प्लास्टर चढ़ाया जाता है, राइट। तो वो प्लास्टर क्या होता है? वो बेसिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है शुरुआत में, राइट। लेकिन अब वो क्या किया जाता है कि उस प्लास्टर ऑफ पेरिस के ऊपर जैसे ही हम पानी डालते हैं वो क्या करेगा कि वो जिप्सम का फॉर्मेशन कर देगा, जो कि एक हार्ड स्टोन लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, जो कि आपके हैंड या बोन्स को सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। या जब आइडस भी बनाते हैं तो उस कंडीशन में हम प्लास्टर ऑफ पेरिस से बस उसको सिंपली डिजाइन करते हैं, और जैसे ही वो वाटर के कांटेक्ट में आता है वो अगेन जिप्सम बन जाता है, जो कि हमें हार्ड आइडल के रूप में वहां पर दिखता है। उसके अलावा जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं उसमें भी यही काम किया जाता है। इसको वाटर के साथ यूज करोगे ये हार्डन होकर जिप्सम का फॉर्मेशन कर देगा। यही कारण है कि अगर इसका स्टोरेज भी अगर हम लोग कभी करें, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जब स्टोरेज भी किया जाता है तो हम इस तरीके से इसको स्टोर करते हैं कि ये हमारा वाटर या मॉइस्चर के कंटेंट से बाहर रहे, क्योंकि अगर ये मॉइस्चर के कंटेंट में अगर कांटेक्ट में अगर आ गया तो उस कंडीशन में ये वहीं पे हार्डन हो जाएगा। तो उस कंडीशन में वो हमारे लिए किसी यूज का नहीं रहा, क्योंकि अगर आप जिप्सम को तो मोल्ड नहीं कर सकते हो ना, एक हार्ड स्टोन को आप मोल्ड नहीं कर सकते हो, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस को तो आप मोल्ड कर सकते थे, राइट। तो इस कारण से जो है सो हम इसे मॉइस्चर फ्री रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक बार जैसे ही ये मॉइस्चर गेन कर लेता है ये तुरंत जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो बात हो गई, जितने तरीके के सॉल्ट थे उनकी बात कर ली हमने, ठीक है। हाइड्रेटेड सॉल्ट की भी इसमें मैंने थोड़ी सी बात की थी, थोड़ा सा और आपका समय लेना चाहूंगा कि हाइड्रेटेड सॉल्ट हम किसको कहेंगे। बेसिकली यहाँ पे
चलिए ये सारा कुछ इरेज कर दें। सॉल्ट्स की बात हमने कर ली। हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, जैसे देखो कोई भी हमारा सॉल्ट है, किसी भी तरीके का सॉल्ट है, NaCl हो सकता है, कैल्शियम सल्फेट हो सकता है, कॉपर सल्फेट हो सकता है, कोई भी सॉल्ट ले लो आप, ठीक है। अगर हमारा वो ड्राई फॉर्म में है, जैसे कॉपर सल्फेट है, ये अगर हमारा ड्राई फॉर्म में, ठीक है, यानी कि यह थोड़ा भी मॉइस्चर गेन नहीं किया है, तो उस कंडीशन में इसको सिंपली हम लोग बोल सकते हैं एनहाइड्रस सॉल्ट, यानी विदाउट हाइड्रेशन, विदाउट हाइड्रेशन, यानी कि इसके पास थोड़ा भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर ये कुछ वाटर मॉलिक्यूल गेन कर लेता है, जैसे 5H2O ये गेन करने की टेंडेंसी रखता है, यानी कि एक हमारा कॉपर सल्फेट का मॉलिक्यूल जो है वो कितने H2O के साथ खुद को मॉइस्चराइज कर सकता है, 5H2O के साथ, ठीक है। तो यह हमारा जो है सो ये हमारा बन जाता है देन हाइड्रेटेड सॉल्ट। अगर कोई हमारा ड्राई सॉल्ट या एक एनहाइड्रस सॉल्ट अगर मॉइस्चर गेन कर ले तो वो हमारा हाइड्रेटेड सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। यह वाटर मॉलिक्यूल्स केमिकली कंबाइंड नहीं है, बस एक मॉइस्चर का कंटेंट है जो कि इस सॉल्ट के साथ कंबाइन फिजिकली कर रहा है। क्लियर है? लेकिन इसका इफेक्ट हमारा जो है सो सॉल्ट्स के ऊपर काफी ज्यादा पड़ता है। कैसे इफेक्ट पड़ता है? जैसे कि अगर जब आप कॉपर सल्फेट जब अनहाइड्रस ले रहे थे तब इसका कलर होता है व्हाइट, लेकिन वहीं जैसे ही ये 5H2 इसके साथ जुड़ जाता है तो याद होगा कॉपर सल्फेट को हम लोग ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं, तो ये हमारा कैसा हो जाता है, ब्लू इन कलर। तो यानी कि हाइड्रेटेड सॉल्ट जो है सो स्ट्रेंथ ऑफ क्रिस्टल, हाइड्रेटेड सॉल्ट डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ क्रिस्टल ऑफ एनी सॉल्ट। सेकंड थिंग, इट आल्सो डिटरमाइंस द कलर ऑफ द सॉल्ट, ठीक है। जैसे कि अगर हम मान लिए कि यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट 5H2 है इसका कलर ब्लू है, इसको अगर हम हीट कर दें, हीट करने के कारण होगा क्या कि ये अपना हाइड्रेशन लूज कर देगा, कॉपर सल्फेट बन जाएगा और 5H2O हमारा इसका निकल जाएगा। तो जो पहले इसका ब्लू कलर था अब वो क्या हो जाएगा, व्हाइट इन कलर। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे इसका क्या हो रहा है कि इसका हमारा कलर चेंज हो रहा है। उसी तरीके से फेरस सल्फेट जो ग्रीन विट्रियोल है इसमें 7H2O होते हैं, इसका भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स कलर दे देता है। आपने अभी देखा कि कैल्शियम सल्फेट .12H2O का हमारा उतना हार्डनेस नहीं है जितना कैल्शियम सल्फेट .2H2O का है ना। जिप्सम की हार्डनेस ज्यादा है प्लास्टर ऑफ पेरिस से। तो आप देख रहे हो कि हाइड्रेशन के जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं यह हमारे 2-3 काम कर सकते हैं। एक तो है कि हमारा स्ट्रेंथ ऑफ क्रिस्टल को बढ़ा या घटा सकते हैं, एंड सेकंड थिंग जो है सो वो ये कि ये अपना कैरेक्टरिस्टिक कलर इंपार्ट करते हैं क्रिस्टल्स को। तो यही है हमारे पास हाइड्रेटेड सॉल्ट्स के बारे में सारा कुछ आज हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। इसी के साथ जो है सो हमारा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट समाप्ति की तरफ बढ़ चुका है, ठीक है। तो इसके बाद अभी और हम लोग जो है सो एसिड बेसिस सॉल्ट या केमिकल रिएक्शंस के बारे में और भी आगे चल के हम जब आपके बोर्ड्स आने वाले होंगे हम जरूर वीडियोस लाएंगे। लेकिन अभी जो है सो अगले वीडियोस के बाद से या अगले वीडियो से हम लोग जो है सो क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, इसको सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।